बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ बस मैं इस वीडियो में। पहली बात तो ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो इजलास है वो एक टेंट में किया है। दफ्तर सील हो गया है पीटीआई का, और उसका उस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरा भी दिया है, दफ्तर को सील कर दिया गया है, और बहाना ये बनाया गया कि सीडीए के लॉज की कुछ खिलाफ वर्जी यहाँ पर हुई है, तो ये बहाना बनाकर दफ्तर सील हो गया। अगरचे हम जानते हैं कि ये पुराने हथकंडे हैं, कोई नई बात नहीं है सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए और उनको परेशान करने के लिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बनाते हुए हुकूमत का कौन है जो ये स्ट्रैटेजी बना रहा है। ये जांचे बगैर, एनालाइज किए बगैर कि इसका उनको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यानी हुकूमत को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, पीएमएलएन को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और पीटीआई को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, सादा सी बात यह है कि जब ये नून लीग ये चीज़ें कर रही है, इलेक्शन से पहले हर चीज़ नून लीग के हक में की गई। यानी आप देखें कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, लोगों को उठा उठा के अंदर डाला गया, कैंपेन नहीं करने दी गई, और जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कागजात नामजदगी जमा कराने आए तो उनके कागजात नामजदगी छीने गए और अदालतों का रुख करना पड़ा। इतना परेशान किया गया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सकें, और ऐसे हालात बना दिए गए कि अगर इलेक्शन लड़ेंगे भी अब तो जीत नहीं सकते, क्योंकि मैदान में ही नहीं उतरे, फील्ड में ही नहीं। उनको तो अपने पॉलिटिकल एजेंट बनाने का, अपने पोलिंग एजेंट बनाने का मौका नहीं मिला। तो जब वो पोलिंग एजेंट नहीं बना सके, कैंपेन नहीं कर सके, उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, कैसे जीत सकते हैं। बड़े बड़े एनालिस्ट भी कह रहे थे कि नहीं, अब तो पीटीआई नहीं जीत सकती। और पीटीआई ने अगर इन हालात के बावजूद, आप सोचें कि इन हालात के बावजूद अगर पीटीआई ने 180 सीटों पे लीड करके दिखाया, और अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट आता तो 180 सीटें, 180 से ज़्यादा सीटें बल्कि पीटीआई जीत गई थी। तो ऐसे हालात में आप सोचें कि अगर उन हालात में तहरीक इंसाफ को झुकाया नहीं जा सका, हराया नहीं जा सका, गिराया नहीं जा सका, तो एक दफ्तर सील करके आप गिरा लेंगे। तो कहाँ बैठ के ये फैसले करते हैं, जबकि जानते हैं कि उल्टा जगहसाई होगी। आप पीटीआई ने क्या किया है, आज पीटीआई ने अपने टेंट में इजलास किया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि यहाँ पर पॉलिटिकल लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं दी जा रही और उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया को यह मैसेज गया है कि देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इस वक्त इस हुकूमत में इतना ज़र्फ नहीं है कि उनको कबूल करे। यानी आप कोई अकल का नाखून के होश के नाखून लें, कोई अकल को हाथ मारें कि बजट आने वाला है, आईएमएफ परेशान है, आप लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टर परेशान है, वो समझता है कि मुल्क में सियासी हालात ठीक नहीं है। एक ऐसे वक्त में कि जब आपने आईएमएफ को बताना है, आईएमएफ चाहता है कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों, आपने आईएमएफ को बताना है कि नहीं, हमारे मामला ठीक हो रहे हैं। आईएमएफ को आपने जेस्चर देना है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मामला को बेहतर कर रहे हैं। ये जेस्चर आपने तहरीक इंसाफ को, ये दुनिया को देना है, आईएमएफ को भी देना है, दुनिया को भी देना है, इन्वेस्टर को भी देना है, दूसरे मुल्कों को भी देना है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन सबको ये बताना है कि हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। अगर नहीं भी कर रहे तो भी ये जेस्चर देने की ज़रूरत है कि नहीं नहीं ठीक हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। उल्टा आप जेस्चर दे रहे हैं कि नहीं जनाब, हम तो तबाही फेर देंगे, हम सियासी अपने मुखालिफिन के लिए कोई जगह नहीं रखते, हम उनका दफ्तर सील करेंगे और वो टेंट में इजलास करेंगे। और टेंट में इजलास के जो विजुअल्स हमारे सामने आए, जो दुनिया ने देखे, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, यहाँ पर एक क्योस की सूरत हाल नहीं, यहाँ पर एक सियासी अफरा तफरी और बेचैनी की सूरत हाल है, यहाँ पर तो सियासी माहौल ही नहीं है जहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए। तो कोई अकल सिखाए इस हुकूमत को कि भाई ये छोटी छोटी हरकतें करके तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। आपने जो दुनिया को मैसेज देना था उसके बरक्स मैसेज आएगा। तहरीक इंसाफ को तो पॉलिटिकल गेन मिला, यानी अब तहरीक इंसाफ को मजलूमियत भी मिल गई। तहरीक इंसाफ के पास ऑलरेडी दफ्तर, अगर वो दफ्तर नहीं है तो उनके पास ये नहीं, दफ्तर नहीं होगा तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे? दसियों जगह जहां खड़े हो जाएंगे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। जिस जगह पर बाजार में खड़े होकर, रड़े मैदान में बैठकर, सड़क पर, गली में, किसी जो है वो छोटे से पार्क में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो हो जाएगा। तो इससे पीटीआई को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दफ्तर सील करके आप क्या करेंगे वहां पर? क्या उनके पूरे पार्टी के ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे? पार्टी के ऑपरेशन मुतासर हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। तो ये फैसला करते हुए जो है वो एक गैर दानिशमंदी का मुजाहरा किया गया है, जिसका नून लीग और हुकूमत को उल्टा सियासी नुकसान होगा, और इसका जो है वो तहरीक इंसाफ को उल्टा फ़ायदा होगा। तो न जाने कौन ये फैसले करता है, कहाँ बैठ के सोचता है, कहाँ कौन बैठ के इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो ये बहरहाल मैं तो इसको इसी अंदाज में देख रहा हूँ कि इससे मुल्क का भी नुकसान है, क्योंकि इससे जो मैसेज गया है वो एक इंस्टेबिलिटी का मैसेज गया है, वो एक मैसेज गया है, अदम इस्तेहकाम का मैसेज गया है। और इस अदम इस्तेहकाम के माहौल में ना आपको की इन्वेस्टमेंट आएगी,
ना आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। वही बात जो मैं दोहरा के कहता हूँ, आरिफ हबीब ने कहा था कि जनाब अडयाला के बासी से हाथ मिलाएं अगर आप चाहते हैं कि कारोबारी लोग अपना कारोबार कर सकें। तो उल्टा उन लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि नहीं जनाब, हम जो सड़क पर मिलेगा उसके ब्लेड मारेंगे, और जो है वो दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उस दफ्तर को बंद कर देंगे। तो ये पैगाम देकर आप महाजराई का पैगाम दे रहे हैं और लोगों के अंदर बेचैनी, इन्वेस्टर के अंदर बेचैनी, गैर मुल्की सरमायाकार के अंदर बेचैनी, IMF के अंदर बेचैनी पैदा कर रहे हैं। दूसरा, आप आ जाइए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है, उनका मैं पूरी टॉक तो उनकी नहीं सुन सका, लेकिन उनका वो क्लिप मैंने ज़रूर देखा है जो शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। मौलाना फरमाते हैं कि मैं मुल्क छोड़ सकता हूँ, मैं मुल्क छोड़ सकता हूँ, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि जी जानबूझकर और इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और चीज़ें कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई होश के नाखून लें। मौलाना फजल रहमान साहब सख्त तनकीद कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो शदीद गुस्से में है। वैसे तो खैर मौलाना फजल रहमान साहब का अपना कसूर भी है यहाँ तक लाने में, यानी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि PTI की हुकूमत, स्टेबल हुकूमत को गिराने और बार बार कहते रहे हम हैं जिसने तुम्हारी हुकूमत गिराई, अमेरिका ने नहीं गिराई, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं गिराई, हमने गिराई। मौलाना फजल रहमान साहब ये फरमाते रहे, और फिर PDM की हुकूमत बनाई, उस हुकूमत में उन्होंने मज़े भी लिए, अपनी वजारतें लीं, 4 वजारतें थी उनके पास जनाब, और सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव जो वजारतें थी वो उन्होंने रखी, मज़े किए, इंजॉय किया। अब जब इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा भला कह रहे हैं, और उसी इस्टेब्लिशमेंट को जिसके साथ मिलकर उन्होंने वो तहरीक अदम एतमाद वाला सारा खेल खेला था और एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत PDM की हुकूमत बनाई थी। मौलाना फजल रहमान साहब अगर इतने उसूली आदमी हैं जो आज वो कह रहे हैं सारी बातें कि जी मेरी हुकूमत गिराई गई और मेरा ये किया गया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्यों शब खून मारा गया, सब कुछ कह रहे हैं, जाहिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मौलाना फजल रहमान उसूल के लिए खड़े हो गए हैं। और भाई उसूल के लिए खड़े नहीं हो गए, खुदा का वास्ता ये बात को समझें कि मौलाना फजल रहमान साहब किसी उसूल के लिए खड़े नहीं हो गए। आज उनको गवर्नरी मिल जाती, सदारत मिल जाती, दे देते ना जरा मुल्क की सदारत पे, मैं देखता उनका नुक्ता नज़र यही होता जो आज है। उनको कुछ भी नहीं दिया किसी ने, ना उनको सदर पाकिस्तान बनाया, ना उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा मिला उनकी पार्टी को, ना उनको कहीं और एडजस्ट किया गया, ना उनको वजारतें दी गई। नून लीग से वो कहते हैं कि जी अब क्या लेने आए हो मेरे पास, सारा कुछ लोगों को बांटने के बाद नवाज शरीफ को ये कह रहे थे। अगर उनको कुछ दे दिया गया होता तो उनका ये मौक़िफ़ ना होता। तो आज मौलाना फजल रहमान जो बड़े उसूली बन रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब मैं मुल्क छोड़ दूंगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा, अच्छी बातें हैं, देखने सुनने को अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये किसी उसूल के तहत कही गई हैं? क्योंकि उसूल के तहत कही गई होती तो खड़े होते, तब कहते कि नहीं ये हुकूमत इस तरह से तहरीक इंसाफ की नहीं गिराई जाएगी, उनको पूरा करने दें। और फिर कहते कि नहीं जनाब ये PDM की हुकूमत इस तरह से नहीं बनाई जा सकती, और कहते कि जो है वो मैं ये वजारतें नहीं लूँगा जो उस वक्त उन्होंने ली थी। और नवाज शरीफ से क्यों मिले थे मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से पहले कि जनाब सदारत के लिए बात करें? नवाज शरीफ ने टका जवाब दे दिया था। नवाज शरीफ ने कहा था कि जी जब वक्त आएगा मौलाना साहब तब देखेंगे। इलेक्शन हुए, वक्त आया, मौलाना के पल्ले कुछ नहीं था। हमने आपको बताया था कि सीट एक नहीं जीत सकते। ये मौलाना के साथ कोई धांधली नहीं हुई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ कोई धांधली नहीं हुई। मौलाना साहब जो हैं वो शामिल वाजा हैं कि चलो जी सब शोर मचा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं भी करता हूँ। वो ठीक है, वो जिद्दोजहद करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, तहरीक इंसाफ का उसका फ़ायदा होगा PTI को। लेकिन आपके जहन में ये बात तो क्लियर रहनी चाहिए ना कि मौलाना फजल रहमान किस उसूल, ज़ाब्ते और अखलाकियात की बात कर रहे हैं, ताकि किसी धोखे में ना रहें। आज मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़ सकता हूँ, ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, तो पहले क्यों करते रहे हैं जी? आज आपको सदारत दे देते, सदर पाकिस्तान बना देते, तो आप फिर ग़ुलामी कबूल कर लेते। तो वक्त पड़ने पर नारे अच्छे अच्छे लगा देने का मतलब उसूली हो जाना नहीं होता, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और आखिरी बात यह है कि सहाफ़ी इस वक्त एक जदोजहद कर रहे हैं, जैसे सियासतदान कर रहे हैं, सियासी जमातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो भी जदोजहद कर रहे हैं। मसलन एक नई कलगन जो पैमरा की तरफ से लगाई गई कि जी कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, उसको सहाफ़ियों ने यक ज़बान होकर कह दिया है कि ये पाबंदी गैर आइनी, गैर कानूनी है। ये वो अदालत के अंदर भी कह रहे हैं, अदालत के बाहर भी कह रहे हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर कह रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि सहाफ़ियों को एक
जो है वो एक तंजीम या एक प्लेटफॉर्म और एक लीडरशिप भी साथ साथ मिल रही है। यानी कुछ लोग खड़े हुए हैं सीनियर लोगों में से, सीनियर लोगों के साथ सीनियर लोगों के साथियों के साथ खड़े होने से ज़ाहिर है उसको एक ताकत मिलती है। हामिद मीर साहब जो हैं वो आज खड़े हुए कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ खड़े होकर उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने 3-4 बातें बड़ी प्रोमिनेंस के साथ की। उन्होंने कहा कि जी हमने अदालत में ये बात उठाई है कि जी बातें जो कहा आप कर रहे हैं ये तो हम रिपोर्ट ही नहीं कर सकते, अदालत ने कहा आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गैर आइनी गैर जमहूरी पाबंदी जो है हुकूमत ने पैमरा के जरिए लगाई है, यानी पैमरा जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है बल्कि ये पाबंदी जो है ये तो लगाई है दरअसल हुकूमत ने पैमरा के जरिए से, और उन्होंने कहा कि जी हम इसको कबूल नहीं करते, हम इस पाबंदी को कबूल नहीं करते। हामिद मीर साहब ने 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, ज़रा आप ये सुन लीजिए। सबसे पहले मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमेशा की तरह उन्होंने एक दफ़ा फिर उनकी आज़ादी पर जो पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो वो उस कोशिश के सामने डट गए हैं। उन्होंने पहले भी इस तरह की कोशिशों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की है, आज फिर उन्होंने मुज़ाहमत की है, बिल्कुल एक आइनी और जमहूरी तरीके से उन्होंने मुज़ाहमत किया है। और जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से एक जो गैर जमहूरी और गैर आइनी अंदाज में एक पाबंदी लगाई गई थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की रिपोर्टिंग पर, उसको उन्होंने मुस्तरद किया है और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ जो आपने कानूनी रास्ता इख्तियार किया उसकी एक अपनी अहमियत है, आज आपने इस पर एक आइनी दरख्वास्त दायर की, लेकिन आज जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में अहमद फरहाद की बाजियाबी का जो मुकदमा है तो उसके दौरान मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ये बताया कि पैमरा की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसके तहत ये जो आप रिमार्क्स दे रहे हैं या आपकी तरफ से जो हुकूमत के नुमाइंदों को कुछ सवालात दिए गए हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि अगली हेयरिंग में इनका जवाब लेके आएँ, तो मैंने जज साहब से पूछा जी कि क्या अब हम आपके ये जो रिमार्क्स और सवालात हैं इनको रिपोर्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा से हम जो मिसिंग पर्सनस के केसेस होंगे और ख़ास तौर पे जो अहमद फरहाद का जो केस है इसकी हम लाइव स्ट्रीमिंग करवाएंगे, यानी कि अब वो लाइव जाएगा। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो कहा है वो आप सबके सामने कहा है। तो उनके कोर्ट में जो उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये है कि जो पैमरा का हुक्मनामा है वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। तो इस वक्त हम सब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के सामने खड़े हैं और बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने एक आइनी इदारा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, न सिर्फ इसके ख़िलाफ़ बल्कि पूरी जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है, मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी यही कहा कि जब से आपने ये रिमार्क्स दिए हैं इस केस में तो उसके बाद से हुकूमत ने पैमरा के ज़रिए मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। तो हुकूमत जो है उसने एक तरफ अदलिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दिया है, पार्लियामेंट को अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मीडिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। न सिर्फ ये कि पैमरा के ज़रिए हुक्मनामे जो है वो हमें मार्शल लॉ के स्याह दौर की याद दिला रहे हैं, बल्कि पंजाब असम्बली से भी एक कानून मंजूर किया गया है जिसको कि इस मौजूदा हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं और इनके अपने बहुत से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जो सारी मजमूई सूरत हाल है से लग रहा है कि इस वक्त जो हुक्मरान तबका है उसने अदलिया और मीडिया के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग कर दिया है। तो हमने हमेशा से जब भी अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है हमने हमेशा अदलिया का साथ दिया, क्योंकि हम आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। और जब भी मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई तो हमने जो अपनी आज़ादी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हमेशा कोशिश की है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने जो पिटीशन दायर किया है ये एक आइनी और कानूनी जंग का हिस्सा है। और इस वक्त हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं तो ये भी दरअसल हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं। और वो लोग जो पार्लियामेंट को जुडिशरी और मीडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई प्लीज़, जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं तो आप मीडिया की आज़ादी के सबसे बड़े लंबरदार बन जाते हैं, लेकिन जब भी आपको हुकूमत मिलती है
जब भी आपको हुकूमत मिलती है, हुकूमत में आते ही आप 3 महीने पूरे नहीं करते और आप मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं और आप दोबारा आपने यही किया है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। हम अब आपके खिलाफ मुज़ामत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब आप दोबारा अपोजिशन में आएंगे तो मुझे पता है कि दोबारा अगर अदलिया और मीडिया के खिलाफ किसी ने ऐलान जंग किया तो आप उस वक्त जब हमारे साथ आके खड़े होने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया था। हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे तो आपको अंदाज़ा हुआ कि सहाफ़ियों की जद्दोजहद बढ़ने वाली हो सकता है आइंदा दिनों में कुछ एहतजाज भी करें। हो सकता है कि ये सब उठ के पैमरा के दफ्तर के बाहर जाकर एहतजाज करें। हो सकता है प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज शुरू हो जाए। बहरहाल अगर अदालतों ने इसी तरह किया जैसा कि आज आमिर फारूक साहब की अदालत में हुआ है और बजाय इसके कि उसको सुन के और उनको जो है वो करते उस पर एक तारीख दे दी गई है कि जनाब ठीक है आप आएँ, पैमरा को भी सुनेंगे, फलां को भी सुनेंगे, तब तक कहा है कि नहीं पैमरा का ये हुक्म नाफिजुल अमल रहेगा, कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं होगी। आमिर फारूक साहब ने इस ऑर्डर को बरकरार रखा है कि कोर्ट रिपोर्टिंग, हालांकि वो हुक्म इम्तना भी दे सकते थे। वो कहते थे कि ठीक है, वो कह सकते थे कि ठीक है हम सुनेंगे, पैमरा को सुन के ऑर्डर जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम हुक्म इम्तना दे रहे हैं, तब तक के लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये वो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो अब देखिए ये जो जर्नलिस्ट हैं उनका जो एहतजाज है वो क्या रंग लाता है और ये पाबंदी कब तक बरकरार रहती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।